नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BAMS एंड बियॉन्ड में। तो सबसे पहले मैं आप सभी की दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। जानता हूँ थोड़ा सा हेल्थ का इशू चल रहा है, लेकिन कोई बैक नहीं, आई एम बैक विद अ बैंग। मैं अभी बढ़िया हूँ। आज मेरा बर्थडे भी है, तो आप मुझे नीचे विश भी कर सकते हैं। एनीवेज, तो आज हम देखने वाले चरक संहिता संहिता अध्ययन 1 के मोस्ट IMP टॉपिक्स। और जैसे कि मैं बाकी के पहले वीडियोस में भी कहा हूँ, मोर देन 90% आपका पेपर इसी में से होगा। और अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अध्याय दीर्घ जीवित अध्याय, चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1। तो उसमें आपको ऐसे क्यू के लिए क्या करना है? आयुर्वेद की परिभाषा, आयु की परिभाषा, पर्याय, ये तो हमने इसमें क्रिया शरीर में भी देख लिया था, है ना। उसके बाद एक पेटेंटेड क्वेश्चन है दीर्घ जीविती अध्याय का, वो है सामान्य विशेष सिद्धांत। ये आपको जरूर करना है। उसके बाद त्रिसूत्र आयुर्वेद, हेतु लिंग औषध, उसके लिए भी आपको ऐसे क्यू प्रिपेयर करना है। ठीक है। उसके बाद अध्याय 2 आता है अपामार्ग तंडुलिया अध्याय। तो मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि ये जो अध्याय 2 है, अध्याय 3 है, और जो लास्ट वाला अध्याय है मेरे हिसाब से अध्याय 12 वात कलाकली है, ये 3 अध्याय आप लास्ट में कीजिए क्योंकि इनका इम्पोर्टेंस, इनका वेटेज कम है, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको लास्ट में रखिए, इनको लास्ट में कीजिए। ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। हालांकि वेटेज कम है, आप अगर आपका ऐसा है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक बार को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्किप करना रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो सेकेंड अध्याय है हमारा अध्याय 2 अपामार्ग तंडुलिया अध्याय। अपामार्ग एक प्लांट का नाम है, और अपामार्ग के फ्रूट के अंदर उसकी जो तंडुल मतलब सीड होती है, उसको अपामार्ग तंडुल कहा जाता है। उसका बहुत यूजेस होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट होता है अपामार्ग। तो वो किस में यूज होता है? शिरोविरेचन, शिरोविरेचन को ही हम क्या कहते हैं? नस्य। ठीक है। तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपामार्ग तंडुलिया अध्याय में क्या प्रिपेयर करना है? तो आपको शिरोविरेचन, वमन, विरेचन, अस्थापन और अनुवासन पस्ती, है ना, इनके आपको एक तो द्रव्य करने हैं और इनके आपको मेन इंडिकेशंस करने हैं। ठीक है, कौन से द्रव्य यूज होते हैं और मेन इंडिकेशंस मतलब, मेन इंडिकेशंस मतलब क्या? कमेंट डाउन कीजिए, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक दे दूंगा। ठीक है, मुझे पता है भाई मेरी नॉलेज मत टेस्ट करो, मैं आपको पता है कि नहीं ये चेक कर रहा हूँ मेन इंडिकेशंस क्या है। आप शिरोविरेचन के मेन इंडिकेशंस नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अष्टविंशति यवागु। ये एक क्वेश्चन है, अगर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया तो उसमें आपको अष्टविंशति यवागु मेंशन करने के लिए ऐसे क्यों आ सकता है, हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है। उसके बाद पंचकर्म का महत्व और वैद्य के गुण, ये आपको करना है, हालांकि ये आगे महाचतुष्पाद अध्याय में आएगा। उसके बाद अध्याय 3 आता है आरगवदी अध्याय। आरगवद अगेन एक प्लांट का नाम है, उसकी ऐसी स्टिक होती है आरगवद की, ब्लैक कलर की, उसको हम विरेचन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उस आरगवदी अध्याय में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए यहाँ पर अध्याय 3 आरगवदी अध्याय में हमारे लिए सिर्फ द्वात्रिंशत चूर्ण प्रदेह और उसके मेन इंडिकेशंस इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद अध्याय 4 आ जाता है हमारा षड विरेचन श्रताश्रितीय अध्याय। तो इसमें आपको पंचविध कषाय कल्पना करना है। पंचविध कषाय कल्पना क्या होता है? ये होता है हमारा स्वरस, कल्क, है ना, क्वाथ, श्रुत, फांट, है ना, शीत, है ना, ये 5 कषाय कल्पना होती है। पंचविध कषाय योनि, 5 कषाय योनि होती है ना। तो मेरे हिसाब से लवण का कषाय नहीं बनता है ना, बाकी के 5 होते हैं। ठीक है। उसके बाद पंच कषाय शतानी आपको देखना है, विरेचन योनि देखना है, षड विरेचन आश्रय देखना है। उसमें विरेचन के प्रमुख द्रव्य देखना है, और वमन के प्रमुख द्रव्य, ये आपको ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि विरेचन के प्रमुख द्रव्य क्या है और वमन के प्रमुख द्रव्य क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये हो गया अध्याय 4 षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय। उसके बाद अध्याय 5 आएंगे
अध्याय 5 है हमारा मात्रा स्थिति अध्याय। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। पिछले साल मैंने जब मेरे बीएमएस फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे तो उसमें मात्रा स्थिति अध्याय से क्वेश्चंस आए थे। जनरली इस अध्याय से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी अभी इस एक अध्याय से पूछ रही है, तो आपको इस अध्याय को अच्छे से करके जाना है। कुछ नहीं इसमें अलग, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट है और थोड़ा बहुत इसमें न्यू आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये अध्याय आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये आईएमपी है। तो मात्रा स्थिति अध्याय में आपको आहार प्रकरण देखना है, जिसमें आपको मात्रावद आहार, उसके बाद गुरु लघु आहार, मात्रावद आहार फल और आहार सेवन विधान, ये आपको आहार प्रकरण में करना है ना। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। थोड़ा मॉडर्न आप पर्सपेक्टिव उसका देख लीजिए, क्योंकि हर टॉपिक में अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न का ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स भी बढ़ते आगे आएगा। आगे है ही, देखो मॉडर्न का यहाँ पे दिया ही, आगे आएंगे अपन, ठीक है। आहार प्रकरण के बाद स्वस्थ वृत्त की परिभाषा, है ना। स्वस्थ वृत्त का महत्व ये आपको देखना है। स्वस्थ वृत्त एक्चुअली सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट आएगा, जो कि अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मुझे सब्जेक्ट है स्वस्थ वृत्त। तो स्वस्थ वृत्ति की परिभाषा, स्वस्थ वृत्त का महत्व। उसके बाद अपन तो दिनचर्या देखा था ना, दिनचर्या देखा था ना अष्टांग हृदय में। तो उस दिनचर्या को अष्टांग हृदय में तो वैसे थोड़ा शॉर्ट में ही दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एलाबोरेट करके डिटेल में है, तो ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको अंजन देखना है, धूमपान देखना है, नस्य दंत धावन, जिह्वा निर्लेखन, गंडूष, अभ्यंग, परिमार्जन, शौच विधि के बाद क्षौर कर्म एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद थोड़ा मॉडर्न टच के लिए रोल ऑफ दिनचर्या टू मेंटेन सर्काडियन रिथम, ये देख लेना है। अगर आपको ये आपके ये जितने भी मैं मॉडर्न का ये बता रहा हूँ आपको, ये रिसर्च अपडेट में आता है बेसिकली। तो ये अगर आपको आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है तो आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा रोल ऑफ दिनचर्या टू मेंटेन सर्काडियन रिदम। उसके बाद रोल ऑफ थेराप्यूटिक मसाज फॉर सेल रिजुविनेशन, है ना। थेराप्यूटिक जो हमारा मसाज है, मतलब अभ्यंग, उसका सेल रिजुविनेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। देखो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगी रोल ऑफ थेराप्यूटिक मसाज फॉर सेल रिजुविनेशन। आपको अगर अभ्यंग पे भी क्वेश्चन आया तो आप नीचे एक पैराग्राफ ऐड कर देना, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के मन में आपका, और आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, है ना। देखो मॉडर्न का अगर पूछा है, हमारे क्रिया शरीर की मैम है, उन्होंने एक बढ़िया ट्रिक बताई है, आप हर एक सब्जेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे मॉडर्न आयुर्वेद दोनों है। तो जैसे जनरली संहिता में मॉडर्न आयुर्वेद नहीं होता है, लेकिन जो रिसर्च है, जैसे कि हमारा लंघन बताया आयुर्वेद में, तो लंघन का अपना उस पर रिसर्च हुआ है क्या, उस पर क्या रिसर्च हुआ है, लंघन पे रिसर्च करके नोबेल प्राइज जीता गया, क्या आपको पता है? और हमारे आयुर्वेद में जो पहले बताया गया है, लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करके नोबेल प्राइज जीता है। आप यहाँ पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये एक आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, इसलिए होता है। तो हमारे मैम ये कहते थे कि अगर मॉडर्न का क्वेश्चन आए तो आपको आयुर्वेद का थोड़ा सा उसका टच लिखना है, टचअप, जो मेन पूछा है वो मेन लिखना है, लेकिन लास्ट में बस उसका एक टचअप दे देना है। जैसे मॉडर्न का पूछा तो थोड़ा आयुर्वेद का टचअप दे देना, आयुर्वेद का पूछा तो थोड़ा मॉडर्न का टचअप दे देना, बिल्कुल। हाँ जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब रोल ऑफ थेराप्यूटिक मसाज के बाद में मैकेनिज्म ऑफ सैटिएशन। सैटिएशन मतलब जब हम खाना खाते हैं तो वो हमको पेट भर रहा है कि नहीं, हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं, मतलब बोला ना टमी फुल, मतलब पेट भरा मन भरा, वो बोलते ना ऐसी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग खाना खाने के बाद हमको होती है, जो कि भूखा होने के बाद हम चंचल और बहुत ज़्यादा अस्थिर होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ सैटिएशन एंड प्रॉपर क्वालिटी ऑफ फूड, सोहित्य मात्रा, है ना। तो सोहित्य मात्रा का है आचार्य चरक के अनुसार, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड और मैकेनिज्म ऑफ सैटिएशन क्या है आचार्य चरक के अनुसार, ये आपको करके जाना है। उसके बाद हम देखेंगे आगे अध्याय 6 के बारे में, जिसका नाम है तस्याशीति अध्याय। तो इसमें हमको संवत्सर वर्गीकरण करना है, ये संवत्सर। उसके बाद हमारे आयुर्वेद के अनुसार मास, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ऋतु शिशिर बसंत ग्रीष्म, तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। ये अष्टांग में भी काम की है, ये चरक में भी काम की है, ये बाकी के सब्जेक्ट में भी काम की है, सेकेंड ईयर में भी काम की, आगे भी काम की है। स्पेशली सेकेंड ईयर में स्वस्थ वृत्त में आपको ये आएगा फिर से, दिनचर्या ऋतुचर्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। संवत्सर, ऋतु और मास जो मैंने अभी बताया आपको करना है। उसके बाद आदान काल, विसर्ग काल, बिल्कुल ये करना है।
अष्टांग के समय में भी मैंने बताया था, विसृजति ददाति बलम इति विसर्ग काल, ऐसे विसर्ग काल के बारे में बोला है ना। वैसे आदान काल का क्या है, श्लोक श्लोक जहाँ पे आप कर सकते हैं वहां पे आपको करना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, जैसे कि हमने दीर्घजीवित अध्याय देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां पे दीर्घजीवित अध्याय में हमने अध्याय एक दीर्घजीवित अध्याय में हमने देखा सामान्य विशेष सिद्धांत। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये आपको चरक संहिता में भी आ सकता है, ये आपको क्रिया शरीर में भी आ सकता है, ये पदार्थ विज्ञान में भी आ सकता है, तीनों में आपको आ सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है किसी में भी आओ, तीनों में से किसी में भी आओ, उसका श्लोक आपको इंक्लूड करना जरूरी है। वैसे आसान भी श्लोक है, और वहाँ पे मस्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन मस्ट से कम भी नहीं कहूँगा। तो श्लोक जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे करो यार। मतलब कैसा है, श्लोक करना चाहिए, अच्छी बात होती है, और उससे तुम्हारा इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और तुम्हें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो श्लोक करना है। सामान्य विशेष सिद्धांत का क्या श्लोक है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारण ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु। ठीक है। अब आदान काल विसर्ग काल के बाद हंसोदक, हंसोदक तो भाई क्वेश्चन है भाई, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर मेरे टर्म एग्जाम में भी आया था, मतलब कॉलेज के इंटरनल एग्जाम में भी आया था, और वही क्वेश्चन फाइनल एग्जाम यूटी में भी आया था। हंसोदक शरद ऋतु में, है ना, अगस्त्य तारा, ये सब चीजें जो दे रखी है, उसके महत्व तो हंसोदक अच्छे से करके जाइए। साथ में ये इंपॉर्टेंट है, साथ में ये इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाइए। साथ में का अर्थ, व्याख्या, उसके प्रकार, देश साथ में, बल साथ में, ओक साथ में, क्या क्या है, ये क्या नहीं है, क्या है, मतलब क्या नहीं है तो उसका तो कुछ विषय बनता ही नहीं है, क्या है तो आपको देखना है, साथ में अच्छे से करना है। उसके बाद जैसे कि आपने साइंस में पढ़ाया होगा पहले 10th तक की, व्हाट कॉजेज द सीजन, सीजन क्यों होते हैं अर्थ के रोटेशन रिवॉल्यूशन से, है ना, विंटर क्यों होता है, विंटर में अर्थ और सन का डिस्टेंस क्या होता है, समर में क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको अगर आ गई ना, तो आप एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से आप एज ले सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ पास करवाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैंने दावा किया कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर मेरा दावा गलत हुआ तो भाई हो ही नहीं सकता, मेरा दावा गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने एनसीआईएसएम की ब्लूप्रिंट का बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और स्टडी करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। होमवर्क करके आया हूँ मैं, इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है। देखो एनसीआईएसएम आपकी कौन सी भी यूनिवर्सिटी रहे, आपका क्वेश्चन पेपर एनसीआईएसएम के द्वारा जो गाइडलाइन दी है, एनसीआईएसएम का ब्लूप्रिंट जो है, एनसीआईएसएम का पैटर्न है, उसके आगे तो आपका क्वेश्चन पेपर नहीं होगा ना, उससे बाहर तो नहीं होगा ना। तो अगर आप उसमें से अच्छे से स्टडी करते हो तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं ना। बस यही लॉजिक लेकर के मैं कोई ऐसा हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। मैंने एनसीआईएसएम के ब्लूप्रिंट को अच्छे से स्टडी करके आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 90% से ऊपर पेपर इसी से आएगा। उसी के साथ साथ आप सिर्फ पास ही नहीं, बहुत बढ़िया नंबर भी लेकर के आ सकते हैं अगर आपने इस पीडीएफ को फॉलो किया। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक कहाँ होगा, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, ये आपको देखना है ना। समर एंड विंटर सोलास्टिस मतलब सूर्य और चंद्र ग्रहण, शायद सोलास्टिस मतलब ग्रहण होता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ये जो भी है समर एंड विंटर सोलास्टिस, इसको एक बार देख लीजिए। इक्विनॉक्सेस को देख लीजिए, अर्थ रोटेशन अराउंड सन, इसको भी एक बार देख लीजिए। उसके बाद अध्याय 7 देखेंगे, न वेगान न धारणीय अध्याय, इसका नाम ही है न वेगान न धारणीय अध्याय। उसके तो इस अध्याय में आपको धारणीय अधारणीय वेग के लक्षण और चिकित्सा या आचार्य चरक के अनुसार करनी है। उसके बाद व्यायाम, व्यायाम आपको आचार्य चरक के अनुसार करना है। देखो टू मतलब बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, चरक संहिता पढ़ रहे हैं तो आचार्य चरक के अनुसार ही हम करेंगे। और अगर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है तो ऐसे स्पेसिफाई करके आएगा कि ये आचार्य चरक के अनुसार लिखिए, ये अष्टांग हृदय के अनुसार लिखिए, वाग्भट के अनुसार लिखिए, आचार्य चरक के अनुसार लिखिए। तो वो आता है तो आपको स्पेसिफिक उस आचार्य के अनुसार ही लिखना है। और अगर आचार्य चरक का पूछा है तो आप अष्टांग का श्लोक उधर मत घुसाड़िए। वो एग्जामिनर वहाँ पे जो बैठा है वो क्या मतलब ऐसे ही नहीं बैठा है, उसको चोरी पकड़ी जाएगी आपकी। और वो ओवर स्मार्टनेस तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको जितना आता है, जितना रिलेटेड है, उतना ही लिख के आइए।
ज़्यादा एक्स्ट्रा का नहीं लिखना है भाई, वो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो आपको मार्क्स कम देता है। इसलिए सीधा साधा बढ़िया सा पेपर लिख के आना है। ज़्यादा लिखा मतलब ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। तो चलिए अपन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो व्यायाम के बाद अहित सेवन एवं वर्ज्य विधि आपको देखना है। उसके बाद देह प्रकृति देखना है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, ये वैसे क्रिया शरीर में भी है। आगंतुज एवं प्रज्ञा अपराध जन्य व्याधि एवं उनकी चिकित्सा, ये आपको देखनी है। उसके बाद कोरिलेशन विद जीनोमिक वेरिएशन विद द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रकृति, ये भी शायद क्रिया शरीर में है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये अध्याय कौन सा, न वेगान न धारणीय, 7वां अध्याय कंप्लीट हो गया। उसके बाद आएगा हमारा अध्याय 8, जो कि इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। अब इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में क्या करेंगे, हम इन्यूमरेशन करेंगे, इंद्रिय द्रव्य अधिष्ठान अर्थ बुद्धि। ये देखो पदार्थ विज्ञान का जब मैंने सेकंड पेपर बताया था, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण में ये सब चीज आई है। तो देखो कितनी चीजें रिपीट होती है, सेम चीज उसमें, इंद्रिय द्रव्य अधिष्ठान अर्थ बुद्धि। मतलब क्या है ये इन्यूमरेशन, बेसिकली ये ही इंद्रिय पंच पंचक है, कुछ अलग नहीं है ये, यही है। ये दो बार दे रखा है, ब्लूप्रिंट में भी दे रखा है, लेकिन है तो एक ही। इंद्रिय पंचपंचक में इंद्रिय, उनके अर्थ, उनके द्रव्य, उनके अधिष्ठान, उनकी बुद्धि, और भी एक है शायद, जो भी आप देख लीजिए, एक टेबल है इंद्रिय पंचपंचक का। तो ये एक ही चीज है, ये आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चरक संहिता के दृष्टिकोण से भी, पदार्थ विज्ञान के भी दृष्टिकोण से। और मेरे हिसाब से क्रिया शरीर में भी एक टॉपिक है शायद ये, इंद्रिय शरीर, शायद रचना शरीर में, जो भी है। तो आपको करना है ये। अगर दूसरे सब्जेक्ट में आ गया तो ताजुब की बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मन देखना है, मानस का लक्षण देखना है, मन का एकत्वम, है ना, अणुत्वम एकत्वम, दो गुणों, अ, कर्म मनस, ऐसा कुछ तो भी है ना, श्लोक है। तो ये मानस मन तो अपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा ही होगा। यही वो, मतलब उसी से, मतलब देखो पदार्थ विज्ञान में जो आपने मन पढ़ा है ना, उसमें भी चरक संहिता का रेफरेंस है, इसी अध्याय का रेफरेंस होगा, आप देख लेना। ठीक है, तो मन आपको देखना है। अब मन का क्या करना है आपको, एकत्व, सात्विकत्व, राजसत्व, तामसत्व। देखो तीन गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब सत्व गुण की अगर प्रधानता रही तो मन का सात्विकत्व होगा, उसके क्या लक्षण है। उसी तरह से राजसत्व का और तामसत्व का भी आपको करना है। उसके बाद इंद्रिय पंचपंचक तो बता दिया। स्वस्थ वृत्त, इसके पहले भी एक अध्याय में आ गया है, इसको रिपीट नहीं करूंगा। और मेंटल हेल्थ एंड गट माइक्रोबायोटा, भाई ये रिसर्च का टॉपिक है, आपको एज अ डॉक्टर आप बन रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मेंटल हेल्थ और आपके गट के माइक्रोबायोटा, मतलब आपका जो फ्लोरा है अंदर गट में, जो विटामिन विटामिन के की भी सिंथेसिस करता है, उसका क्या रोल है, उसका बोन फॉर्मेशन और बोन की स्ट्रेंथ में उसका क्या रोल है, मेंटल हेल्थ में उसका क्या रोल है, डाइजेशन में क्या रोल है, गट की हेल्थ में उसका क्या रोल है, विटामिन सिंथेसिस में क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। नॉट जस्ट फॉर दिस चरक संहिता, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिया शरीर। अस्थि आपने देखा ना, अस्थि उसमें सात धातु में अस्थि है, उसमें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ आपको एक जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, आप डॉक्टर बन रहे हो, आपको आयुर्वेद का तो बढ़िया होना ही चाहिए, साथ में मॉडर्न का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि जहाँ पर आपको नॉलेज रिक्वायर्ड हो वहाँ पर आप उसको अप्लाई कर सके। आपको पढ़ना इसीलिए नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखा सके कि हाँ भाई मेरे को तेरे से ज़्यादा आता है, हम एमबीबीएस को बोल सके कि हाँ मेरे को तेरे से ज़्यादा मॉडर्न आती है, नहीं। अपने को किसी से कोई भी दुश्मनी या फिर टक्कर नहीं करनी है। एक हेल्दी कंपटीशन मानता हूँ, अच्छी बात है। अपने को पढ़ना इसलिए ताकि हमें आए और उसको हम पेशेंट को ट्रीट करने में उसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सके। खैर, हम आईएमपी टॉपिक का वीडियो कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा इस बारे में नहीं बात करेंगे। इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, हर चीज़ के लिए आपको गाइडेंस करूंगा मैं इसी चैनल पे, आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड गट माइक्रोबायोटा बता दिया। उसके बाद अध्याय 9वां आता है, खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। इसमें चिकित्सा चतुष्पाद है, जो कि हमने आयुष का में अध्याय में भी देखा था, अष्टांग हृदय के। इसमें रोग, आरोग्य, लक्षण देखना है आपको, चिकित्सा के लक्ष्य देखने हैं, वही अपना कि वैद्य, द्रव्य, परिचारक, आतुर के गुण देखने हैं। उसके बाद उसमें भी वैद्य का कैसे प्रधानत्व है, मतलब ये जो वैद्य, द्रव्य, परिचारक, आतुर है, इनमें से भी वैद्य क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों प्रधान है, ये आपको बताते आना चाहिए। वैद्य के क्या कर्तव्य है, वैद्य के वृत्त क्या है, मेडिकल इथिक्स, प्रिंसिपल एक्सेट्रा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस एज क्रुशियल कंपोनेंट इन मेडिकल एजुकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से इंपॉर्टेंट है, बराबर है ना।
आपको एक इमोशनल टच होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेशेंट आपके पास जब आता है तब वो बहुत डरा हुआ होता है, उसको लगता है हम ठीक होने चाहिए, तो हमें उसको एक दिलासा देते आना चाहिए कि भाई आप शांत रहिए, हम हमारे पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको उसको स्टेबल करते आना चाहिए, उसको सपोर्ट देते आना चाहिए। ऐसे ही डॉक्टर को भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वैसे गुण उसमें होने चाहिए, तो ही तो भगवान का दर्जा देंगे ना। नहीं तो अगर डॉक्टर ही अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो काहे का डॉक्टर? पहले इंसान बनो अच्छा, फिर अच्छा डॉक्टर बनो। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी ऐड करो। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर आपने कुछ ऐसा अलग हटके लिखा ना वहां पे, एग्जामिनर बोलेगा यार ये किसी पेपर में नहीं देखा, ये इसको ज्यादा मार्क देने। इस तरह से आप बढ़िया तरीके से ये आप स्ट्रेटेजी लेकर के चलिए, ऐसा मैं आपको गाइड करूंगा। उसके बाद अध्याय 10वां आता है, जो है हमारा महाचतुष्पादाध्याय। उसमें आपको व्याधि के प्रकार करने, कृच्छ साध्य, सुख साध्य, वो नहीं है, याप्य, अनुपक्रम, साध्य साध्य, है ना, वही आ गया व्याधि प्रकार। उसके बाद साध्य साध्य तो वही आ गया। उसके बाद चिकित्सा सूत्रम, चिकित्सा का सूत्र आपको करना है। ठीक है, उसके बाद असाध्य रोग की चिकित्सा से हानि की, असाध्य रोग की चिकित्सा क्यों नहीं करनी चाहिए, उससे क्या हानि है, क्या बोला है आचार्य आत्रेय पुनर्वसु ने। एक्चुअली आपको पता होगा ये चरक संहिता किसने लिखी है? आचार्य चरक ने लिखी है। एक्चुअली अग्निवेश ने लिखी है। आप आपने अगर आयुर्वेद अवतरण पढ़ा है तो आचार्य अग्निवेश ने लिखी है, जो कि आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य थे। तो आचार्य अग्निवेश जो है आत्रेय पुनर्वसु को अपने डाउट्स पूछते हैं, और आत्रेय पुनर्वसु डाउट का उनके समाधान करते हैं। तो इसी डायलॉग फॉर्मेट में ही बेसिकली चरक संहिता लिखी गई है। उसके बाद क्या श्लोक आता है? इत्ते अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते। तो आचार्य चरक ने क्या किया? प्रति संस्करण किया चरक संहिता का। आचार्य चरक ये प्रथम प्रति संस्करणता, आचार्य चरक ये प्रथम प्रति संस्करण करने वाले आचार्य थे। उन्होंने प्रथम संस्करण किया चरक संहिता का, और उन्होंने इस तरह से उसको अरेंज किया, इस तरह से चरक संहिता को कंपाइल किया कि वो इतना फेमस हो गया कि वो उनके नाम से ही फेमस हो गया, चरक संहिता के नाम से। तो यहाँ पर आचार्य आत्रेय पुनर्वसु ने असाध्य रोगों की चिकित्सा से हानि का वर्णन भी वहां पर किया है, जो कि अग्निवेश ने उनसे जो भी शंका पूछी होगी उसके उत्तर स्वरूप। ठीक है, तो असाध्य रोग की चिकित्सा से हानि। उसके बाद बेनिफिट ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब कोई भी डिसीज आप डिटेक्ट करने से पहले, डायग्नोसिस करने से पहले उसके क्या लक्षण है, उसको पूर्व रूप कहते हैं आयुर्वेद में, ध्यान रखिए। तो पूर्व रूप या फिर प्रोग्नोसिस के पता होने से हमें क्या बेनिफिट ऑफ नॉलेज होता है, हमें हमें उसका क्या बेनिफिट होता है, ये आपको करना है। उसके बाद मिथ्या बुद्धि क्या है, ये मिथ्या बुद्धि ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद अध्याय 11वां देखते, त्रिस्त्रेष्णी अध्याय, वन ऑफ द मेरा फेवरेट अध्याय। उसके बाद हमने ये देख लिया ना, अध्याय 10 महाचतुष्पाद अध्याय देख लिया। उसके बाद अध्याय 11, 11, अध्याय 11, 11 त्रिस्त्रेष्णी अध्याय। मैंने बोला ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट अध्याय है। तो ये त्रिस्त्रेष्णी अध्याय में हमें त्रिविधेषणा पढ़नी है, 3 डिजायर्स ऑफ लाइफ। कौन है वो? प्राणेशना, धनेशना, परलोकेशना। ये अच्छे से करके जाइए, इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। चतुर्विध परीक्षा, ये कितने बार आया भाई? ये मेरे हिसाब से पदार्थ विज्ञान में भी आया है, पदार्थ विज्ञान के सेकंड पार्ट में आया है। द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच्च तच्च चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान युक्तिश्चेति। देखिए मुझे अभी श्लोक याद है, मैं फर्स्ट ईयर हो गया, बहुत टाइम हो गया, इतना भी टाइम नहीं हो गया, लेकिन 1 साल तो हो ही गया, लेकिन उसमें भी याद रहा, मतलब मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की होगी। तो यस, क्रेडिट गोज टू मी। एनीवेज, मैं मजाक कर रहा था, आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है, चलना भी चाहिए, नहीं तो हंसी मजाक के सिवाय ज़िंदगी बोर हो जाती है। लेकिन हंसी मजाक करते समय ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगले वाला हार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनीवेज, चतुर्विध परीक्षा हो गया। उसके बाद आयुर्वेद के त्रयोस्तम, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये आपको करना है। त्रिविध बल आपको ये करना है। त्रिविध बल जो दिया, हीन, प्रवर, मध्यम, जो भी दिया है वो आपको त्रिविध बल करना है। त्रिविध आयतन करना है। उसके बाद अति योग, हीन योग, मिथ्या योग ऑफ अर्थ, कर्म, काल, ये करना है। ये तो बिल्कुल अष्टांग हृदय में भी आ गया। त्रिविध रोग आपको करना है, रोग मार्ग करना है। त्रिविध रोग मार्ग यहाँ पे मानस व्याधि की चिकित्सा, मेंटल इश्यूज, मेंटल जो
डिसीज उसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे, त्रिविध वैद्य 3 टाइप के वैद्य क्या ये देखना है, त्रिविध औषध 3 प्रकार के औषध देखने, अष्टत्रिक मतलब 8, देखो क्या है बेसिकली ये त्रिस्त्रेष्णी अध्याय है ना, इसमें 3-3 के ऐसे 8 ग्रुप है ना, वो आपको प्रिपेयर करने, वो अध्याय में दिया है, आपको मिल जाएगा अगर आप देखेंगे। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत करना, ये भी इम्पोर्टेंट अध्याय, अध्याय 11 त्रिस्तेष्णी अध्याय, इस पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि इस पे क्वेश्चन नहीं आए, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं आया तो भाई अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड है, लेकिन क्वेश्चन आने के पूरे पूरे बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आप इसको त्रिस्तेष्णी अध्याय को अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। अब अध्याय 11 त्रिस्तेष्णी अध्याय के बाद हमारा आ जाता है लास्ट अध्याय, अध्याय 12, दैट इज वात कला कली अध्याय। मैंने पहले बोला था ये आपको लास्ट प्रिपेयर करना है, वैसे है भी लास्ट ये, तो उसमें आपको वात के गुण कार्य देखने हैं, प्राकृत विकृत, ये इस अध्याय के, देखो वैसे तो सिमिलर ही है लेकिन कुछ इस अध्याय में अलग बताया। जैसे यहाँ पर मैंने शायद लिखा है, नहीं लिखा है, मुझे याद नहीं लिखा है। देखो वात का दारुण गुण होता है, इसका वर्णन वात कला कलिय में किया है, ये थोड़ा अलग पॉइंट है। तो जो अलग अलग पॉइंट है वो आपको उस तरह से प्रिपेयर करना है, जो सेम सिमिलर है वो तो है ही, आपको उसको इतना ये करने की जरूरत नहीं, आप अष्टांग में पढ़ा है, क्रिया में पढ़ा है तो वो हो ही जाएगा। लेकिन जो अलग दिया है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया आपको वात का दारुण गुण, तो ये आपको उस तरह से प्रिपेयर करना है। अब वात कला कली अध्याय में वात के गुण कार्य प्राकृत विकृत देखने हैं, उसके बाद वात पित्त कफ तीनों के गुणधर्म देखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है व्यूज ऑफ वेरियस आचार्य ऑन वात दोषा गुना एवं कर्म। देखो दारुण मैंने यहाँ पे लिख दिया है ब्रैकेट में, मुझे लगा ही था मैंने शायद लिखा है, ये थोड़ा इधर था इसलिए मुझे दिखा नहीं, कि आपको अलग अलग आचार्य के मत देखने हैं किस पे वात दोष के गुण एवं कर्म पे। यहाँ पे दारुण गुण यहाँ पर अलग दिया है, ये किस आचार्य का मत है ये आप देख के यहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। उसके बाद व्यूज ऑफ वेरियस आचार्य, इसके बाद वात दोषा का क्लिनिकल एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्लिनिकल एप्लीकेशन आपको देखना है वात दोष का, तो ये आपको क्रिया में भी काम आएगा और संहिता में भी काम आएगा। तो ये था आज का वीडियो, अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने मेरा बेस्ट दिया है आपको ये एक्सप्लेन करते हुए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मुझे उस तरह से कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आप अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, नीचे मैं उसका आंसर करूँगा। आपको कोई हेल्प चाहिए मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।